बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जी आप लोगों को? डेमो डेमो लेक्चर 2 के नाम से कोई स्लाइड विजिबल है आपकी स्क्रीन पे? जी सर आ रही है। ओके यस सर आ रही है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर और इसी तरह किसी भी कमीशन सर्विस में आपने अगर पेडागोजी के इम्तिहान देना है तो इंशाल्लाह ताला ये सेशन ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हमारा सेकंड डेमो लेक्चर है। आज हम असेसमेंट के चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को रैंडमली हमने टॉपिक्स कुछ लिए हैं तो उनको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। प्री टेस्ट आप लोगों को भेजा हुआ है, वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है, तो पोस्ट टेस्ट आपको मिल जाएगा जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये जो चार चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं इनको कहते हैं टेस्टिंग एलिमेंट्स। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड टेस्ट मेजर मेरी तरफ से शो हो रही है। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, इन चार चीज़ों को हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनका सीक्वेंस भी यही होता है, सबसे पहले हम टेस्ट लेते हैं, फिर उसकी स्कोरिंग करते हैं, फिर उससे इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर एंड पे उसकी बेस पे हम जजमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है, तो या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जिस भी मसले के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? आपको मेडिसिन लिख के दे देता है या आपका कोई टेस्ट करवाता है या फिर ये है कि आपके लिए कोई फ्यूचर प्लान जो है वो सजेस्ट करता है। क्या करता है जी? टेस्ट करता सबसे पहले टेस्ट लेता है। डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो चेक करेगा कि करंट शुगर लेवल उसका क्या है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो इस वक्त ब्लड प्रेशर कहाँ पे मौजूद है, तो वो टेस्ट लेता है। ठीक है, टेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है? टेस्ट बेसिकली एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक टूल होता है, डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है डॉक्टर की, तो इसी तरह अब हमने एक टीचर है, उसने बच्चों को पढ़ाया है, अब वो ये जानना चाहता है कि उसके बच्चों ने उसकी बात को किस हद तक समझ लिया या नहीं समझा। तो वो ये चेक करना चाहता है, ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, ये डाटा लेना चाहता है। तो फिर वो क्या करेगा? एक टेस्ट बनाएगा। उस टेस्ट में वो क्या करेगा? सवालात बनाएगा जिसके काफ़ी सारे सवालात होंगे जिनके आंसर भी मौजूद होंगे। तो इन चारों टर्म्स में टेस्टिंग एलिमेंट में सबसे नर्वेस्ट स्कोप किस चीज़ का होता है? टेस्ट का होता है। सबसे छोटी टर्म है ये। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल या डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट, टूल या डिवाइस किसके लिए यूज़ होता है? डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग सैम्पल ऑफ बिहेवियर, एक बच्चे का बिहेवियर देखने के लिए हम उसके अबाउट इंफॉर्मेशन लेंगे, ये भी टेस्ट है। फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन लेने का जो बाज़ाब्ता तरीक़ाकार है, ये भी टेस्ट है। सेट ऑफ क्वेश्चन हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनी यूजुअली आंसर ऑरली आर इन राइटिंग, सवालात का मजमूआ जिसको कोई भी जो बच्चा है जिसका इम्तिहान लिया जा रहा होता है वो ज़बानी या तहरीरी तौर पर देता है। तो ये टेस्ट होता है, यानी किसी भी अब बच्चे की परफॉर्मेंस के अबाउट हमने इंफॉर्मेशन या डाटा लेना है तो हम टेस्ट बना लेते हैं। अब ये टेस्ट बन गया, सपोज़ करें ग्रेड 5th के अंदर या ग्रेड 10th में बायोलॉजी के पेपर का, इंग्लिश के पेपर का एक टेस्ट बना लिया टीचर ने, तो और उसके बाद उसने वो टेस्ट कंडक्ट कर लिया, टेस्ट हो गया, बच्चों ने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया। अब इस अटैम्प्ट करने के बाद क्या होता है? यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरे नंबर पे आती है मेजरमेंट। अब उस टेस्ट की स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, यानी बच्चे की परफॉर्मेंस को हम एक नंबर से ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं मेजरमेंट के अंदर। टेस्ट हो गया, बना लिया गया, कंडक्ट हो गया। अब जो बच्चा है ना जी, उसने क्या किया? अपनी परफॉर्मेंस दे दी, आंसर शीट टीचर के पास आ गई। इस तरह टीचर हर सवाल के नंबर लगा रहा है। 10 क्वेश्चन है, वो उसने मार्क्स लगाए और टोटल स्कोर लिख दिए 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, 45 आउट ऑफ 50। तो बेसिकली जो हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को नंबर की शक्ल में शो कर रहे हैं ना, या शो करने की कोशिश करते हैं, ये मेजरमेंट कहलाती है। मेजरमेंट नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड टर्म है। तो क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट, किसी भी टेस्ट की को क्वांटिफाई करना या स्कोर या नंबर लगाना या मार्किंग।
ठीक है। अच्छा, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल्स परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना, या ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव वे, मेजरमेंट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक हो गया जी। तो इसमें हम किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव वैल्यू देते हैं, किसी नंबर से जाहिर करते हैं। ठीक है, 100 में से कितने नंबर उसने ले ली। अब हम ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, उस पर बच्चे का आंसर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, नो, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि इस बच्चे ने 1000 में कितने मार्क्स लिए। ठीक है, एक 100 में से कितने नंबर लिए हैं, तो ये मेजरमेंट कहलाती है। मेजर हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम, टेस्ट स्कोर इन परसेंटेज, ये एग्जांपल्स हैं मेजरमेंट की। अब हमने मेजर भी कर लिया। अच्छा, आप में से अक्सर लोगों ने टेस्ट दिए भी होंगे, लिए भी होंगे एज अ टीचर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। तो नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं जब नंबर लगा लेते हैं? जी शाबाश, एक नंबर बच्चे के पेपर को, टेस्ट को हमने दे दिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जी मेजरमेंट तो हो गई है ना। असेसमेंट नहीं, हम क्या असेसमेंट, असेसमेंट और एवेलुएशन को भी इंडिया के, असेसमेंट और एवेलुएशन को भी ना इंडिया के बॉर्डर के परली साइड पे छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, फिलहाल ये बताएं कि प्रैक्टिकली ग्रेडिंग तो हो गई है ना मेजरमेंट में, वो ग्रेडिंग तो हो चुकी है। नेक्स्ट जी सर हम उसको हेल्प करते हैं, रिमार्क्स देते हैं बच्चों को। हम जो है ना बच्चों के साथ वो रिजल्ट शेयर करते हैं, यही काम होता है ना। उनको बताते हैं कि बेटा किसके कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, किसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, किसकी बहुत वीक आई है। ठीक है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको कोई पास होने के काबिल भी नहीं है। तो क्या ये बातें सारी होती हैं टेस्ट के बाद? जी, आपकी आवाज़ नहीं आती। मेरी तरफ से आवाज़ का इशू नहीं है, आपका कोई नेटवर्क इशू होगा। अच्छा, ये सारे काम हम करते हैं, यानी हम बच्चे की परफॉर्मेंस बताते भी हैं, बच्चे के जो वीकनेस है या स्ट्रेंथ है वो भी डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली असेसमेंट होती है। वो जो हमारे पास मेजरमेंट का डाटा आता है ना, उसकी बेस पे हम इंटरप्रटेशन करते हैं, वजाहत करते हैं कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये एक्सीलेंट है, ये एवरेज है, ये पुअर है। ठीक है, तो ये बेसिकली असेसमेंट होती है। इससे बेसिकली वो जो मेजरमेंट का डाटा होता है ना, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मिसाल के तौर पर 100 नंबर का टेस्ट लिया हमने, अब 80 नंबर है एक बच्चे के 30 है, तो क्या इस डाटा से आप क्या अखज़ करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, किसकी कमज़ोर है? जी, जिसने ज़्यादा नंबर लिए 80%। हाँ, यही बेसिकली मेजरमेंट हमें बताती है। मेजरमेंट इंटरप्रिटेशन देती है, इटसेल्फ देती है उस बच्चे की परफॉर्मेंस की जिसको हमने नंबर की शक्ल में लिखा होता है। तो असेसमेंट क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। असेसमेंट का दूसरा नाम अप्रेजल होता है। जितनी भी तरह के हम टेस्ट लेते हैं उनमें असेसमेंट होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर असेसमेंट क्या हो, उसमें टेस्ट भी कोई मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़बानी टेस्ट लें, आप तहरीरी टेस्ट लें, तो उनमें हम इंटरप्रटेशन करते हैं, वजाहत करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस की। लेकिन कुछ असेसमेंट ऐसी होती हैं जिनमें टेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो असेसमेंट होती है, बट उसमें हम टेस्ट तो नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो इसमें हम मुख्तलिफ वे से बच्चों की परफॉर्मेंस के अबाउट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये सादिया ईमान माइक आपका हमने ऑफ करना है। अगर हमने करना है तो फिर मैं ये काम करता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। स्लाइड मेरी तरफ से शो हो रही है, एक दफ़ा लीव करके ज्वाइन करें। आपके पास नेटवर्क का इशू होगा, इधर से कोई इशू नहीं है, ना आवाज़ का ना स्लाइड का। तो अब अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, बल्कि दो सवाल है, एक मेल से एक फ़ीमेल से। फ़ीमेल जब खाना बनाती हैं, कोई घर में मेहमान आ गए हैं, तो खाना बनाने के दौरान आप उसको चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी डिश आप बना रहे हैं तो उसमें जो भी उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स, जो भी आइटम उसके अंदर डाले हुए हैं, तो आप उसकी वो देख रहे हैं क्वालिटी कि ये कम या ज़्यादा तो नहीं पड़ गई कोई चीज़, तो वो आप चेक कर रहे होती हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब ड्यूरिंग कुकिंग आप ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता ड्यूरिंग कुकिंग? जी
जी जी, फिर अगर जैसे सपोज नमक कम मैं है तो नमक ऐड कर सकते बस हैं। यस नो में बता दें कि क्या ड्यूरिंग प्रोसेस जो है ना, नमक की यस मिसाल ले लें, जी जी हो सकता है। अच्छा यस आपके घर में गेस्ट, जी ठीक है, ओके ओके, अब आपके घर में गेस्ट पहुंच गए हैं जिनके लिए खाना बनाया गया था, टेबल पे खाना लग गया, एक मेरे जैसा या मेरे जैसी को थी, उसने जो है ना वो चेक ही नहीं किया और सामने रख दिया। तो अब वो जो गेस्ट हैं उनके सामने डिश पड़ी है, क्या उस वक्त कोई चेंज हो सकती है? यानी आप उसको बेहतर करने की नहीं कोशिश सर। नहीं कर सकते। अच्छा, वो जो है ना वो जज करके जाएंगे कि आप अच्छी कुक हैं या नहीं, ऐसे होगा कि नहीं होगा? कोई भी गेस्ट आया हुआ है वो कहेंगे कि ये बहुत अच्छा होगा, खाना बनाते हैं या, ऐसे ही होगा। अच्छा फ़र्ज़ करें कि उस दिन आपसे डिश बहुत अच्छी बन गई बाई चांस, या बहुत बुरी बन गई, वो क्या परसेप्शन लेके जाएंगे जो उस दिन उन्होंने टेस्ट किया होगा, चेक किया होगा? एम आई राइट? यस ये होता है डिफरेंस असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। असेसमेंट किसी भी प्रोसेस के दौरान होती है, और जब आप ड्यूरिंग प्रोसेस कोई चीज़ चेक कर रहे होते हैं तो उसमें बेहतरी भी ला सकते होते हैं। बट इवैल्यूएशन होती है एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ अ टास्क। उसके बाद फिर आपके पास उसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती, उसके बाद आपने पास या फेल होना होता है। जैसे एग्जाम्स होती हैं, हाँ, फाइनल एग्जाम्स होती वो हैं। अभी मैं आ रहा हूँ उधर, अभी एग्ज़ाम वाली एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूँ जी, जी। बिल्कुल। तो अब वो जो है ना, अब जैसे हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर हम क्या करते रहते हैं, टेस्ट भी लेता है टीचर, ठीक है, क्लास टेस्ट लेता है, दिसंबर टेस्ट लेता है, ये सारी असेसमेंट होती है। माइक ऑफ रखें। अब जब साल के आखिर पर बोर्ड का इम्तिहान होता है वो इवेलुएशन होती है। ठीक हो गया जी। तो अब इनकी हम आगे जाके टाइप्स भी देखेंगे। मेल से एक सवाल है कि जब आप जाते हैं, हम मेल बेचारे लेते तो वही कपड़े ही है ना, बाकी हमारी शॉपिंग तो होती नहीं है, जूता या कपड़ा लेते हैं। हम कपड़ा लेने गए हैं, हमने जाके क्वालिटी चेक की, स्टफ़ चेक किया, कलर चेक किया, फैब्रिक की फ्लेक्सिबिलिटी चेक की। अच्छा, तो वहाँ पे पसंद नापसंद हो सकती है, क्वालिटी अगर सही नहीं है तो उससे अच्छी या कम ली जा सकती है, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन जब वो कपड़ा ख़रीद लिया गया, वो पहन लिया गया, अब उसके बाद ये देखा गया कि इसका कलर तो जल्दी फेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जजमेंट की जाएगी कि इस ब्रांड का कपड़ा अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता, यहाँ पे जजमेंट की जाएगी। तो मकसद बात करने का अगेन वही है कि ड्यूरिंग प्रोसेस आप किसी भी चीज़ को जब चेक करते हैं तो वो बेसिकली असेसमेंट होती है। आफ्टर दैट प्रोसेस अगर आप उसको जज कर रहे होते हैं तो वो इवैल्यूएशन होती है। असेसमेंट के बाद आप चीज़ों को ठीक करने का आपके पास वक्त होता है। इवैल्यूएशन के बाद आपने उसको पास या फेल करना है, सेलेक्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये होती है जजमेंट। इट इज़ अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट, जजमेंट ऑफ वैल्यू वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम। ठीक हो गया? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर जी। सर आ रही है। जी, तो बेसिकली असेसमेंट तो अप्रेजल हम कहते हैं, ये सबसे ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, हाईएस्ट रैंक पे है ये चारों एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको जजमेंट कहते हैं। इसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। एवेल्युएशन की बेस पे हम क्या करते हैं? एवेल्युएशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब देखें जो, हाँ, अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन में जो मेजर डिफरेंस है ना वो क्या होता है कि असेसमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस होती है, तो इसमें हम चीज़ों की खूबियाँ खामियाँ देख के उनको ठीक करने का हमारे पास वक्त होता है या स्पेस मौजूद होती है। एवेल्युएशन के बाद हम किसी भी प्रोसेस को जज करते हैं। अब मुझे बताएं कि दो ग्रोहों के दरमियान कोई मसला हुआ तो वो अदालत में केस चल रहा है, तो अदालत में जज के पास जब कोई बात जाएगी तो वहाँ वो क्या करेगा? जजमेंट देगा कि ये सही है, ये गलत है। एवेल्युएशन बेसिकली एक तरह का जज होता है जो किसी भी बच्चे के पास या फेल होने के लिए क्या करता है, बताता है कि भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, रिजेक्टेड है, पास है, फेल है। तो एवेल्युएशन एंड पे की जाती है। तो ब्रॉडेस्ट इन स्कोप क्या है? एवेल्युएशन। इन चारों में से किसी एक की डेफिनेशन लाजमी पेपर में पूछी जाती है, पीपीएससी में तो कन्फर्म पूछी जाती है। ठीक हो गया। अब ये देखें, टेस्ट की एग्जांपल है कि थर्मामीटर है, एक टूल है, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट बता रही है कि 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये मेजरमेंट है। अब असेसमेंट क्या है? एवरेज से अबव है, और एवेल्युएशन क्या है कि हॉट है। अब हम बात करते हैं स्कूल साइड से, हम बात करते हैं बच्चे के परफॉर्मेंस के हवाले से कि आपने उर्दू का टेस्ट बनाया, ठीक है, आपने वो टेस्ट के अंदर 20 सवालात बनाए, वो 20 सवालात का मजमूआ आपका टेस्ट है। टेस्ट के जो बच्चे को आपने टेस्ट के स्कोर दिए, ठीक है, एक बच्चे के 20 नंबर का पेपर था, उसमें से 17 मार्क्स आए, तो ये उसकी मेजरमेंट हो गई। असेसमेंट क्या है?
असेसमेंट से मुराद ये है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखा कि क्लास के हिसाब से वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपने देखा कि वो सबसे टॉप पे मौजूद है तो आपने उसको फर्स्ट पोजीशन दी, या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपने उसको अवार्ड की, ठीक है, या A+ ग्रेड आपने उसको दिया, तो ये क्या कहलाती है, एवेलुएशन कहलाती है। ठीक हो गया जी। तो असेसमेंट टेस्ट बेसिकली एक लैटिन वर्ड टेस्टम से लिया गया है, लैटिन वर्ड है, ये भी पेपर 1 में पूछा गया है। लैटिन वर्ड है टेस्टम, जिसका मतलब क्या होता है, लीड ऑफ द वेसल, बोतल का ढक्कन। मेजरमेंट भी एक लैटिन, ये चारों लैटिन लातीनी ज़बान से लिए गए। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम आपको इंशाल्लाह ताला, हमारी बुक में भी मौजूद है ये 40 वर्ड्स, और इस तरह हमारी हम जो है ना वो आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर भी बता रहे होते हैं साथ साथ कि वो 40 के करीब वर्ड्स हैं जिनके ओरिजिन या मीनिंग अक्सर पेपर में आते हैं, उनमें से 2, 3, 4 के। तो मेजरमेंट मैंसूरा, इसका मतलब होता है मेजरिंग, पैमाइश करना। असेसमेंट भी एक लैटिन वर्ड है एसिडर, जिसका मतलब टू सिट बिसाइड, सिट बिसाइड और सिट विद। अब इसका मतलब क्या है, साथ साथ काम हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस की तरफ ये इशारा है। एवेलुएशन भी एक लैटिन वर्ड है एवेलुअर, जिसका मतलब होता है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, किसी चीज़ की वर्थ को जज करना, ठीक है। तो टेस्ट हमें बताता है किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को, हाउ वेल, मेजरमेंट हाउ मच, असेसमेंट और एवेलुएशन हाउ गुड। तो ये इनका करेक्ट सीक्वेंस है जी, असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन का। सबसे पहले टेस्ट आता है, इसके बाद मेजरमेंट, इसके बाद असेसमेंट और इसके बाद एवेलुएशन आती है। अब हम जब बात करते हैं ना कि हमने क्लास के अंदर असेसमेंट करनी है, अब सवाल आपसे ये है कि आज आपने प्री टेस्ट जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनसे मेरा सवाल है, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की, देख के स्किप की है, तो उनसे सवाल नहीं है। तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनसे सवाल है कि आज के प्री टेस्ट का आपसे अटैम्प्ट कराने का मकसद क्या था। जी शाबाश। सर आप देखना चाहते थे कि हमें इसके बारे में कितना इल्म है, इस टॉपिक के बारे में, यानी हमारे पास। अच्छा ठीक है। सर आप ये देखना चाहते थे कि हमारी कमजोरी कहाँ है और हम कहाँ पर स्ट्रांग है। हाँ, हम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, मैं ये जी आइडिया हो गया कि आज हमने क्या चीजें पढ़नी है। ये आइडिया बच्चों को हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है जी, मैं यही सुनना चाह रहा था। पहले 2 पॉइंट तो सबको ही तकरीबन पता थे जहाँ पे उसकी जो है कम, हाँ, कि बच्चों का लेवल ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, कितना कुछ वो जानते हैं, कितना कुछ उनको मैंने पहुंचाना है। ये भी ऐसे एक तरह की प्रीवियस नॉलेज चेक करना। आप देखें, ये थोड़ा सा इस टॉपिक को समझिएगा। अभी ये SDO का पेपर हुआ है 3 दिन पहले, KP पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें भी इसी स्लाइड में से क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्या था मैं बताता हूँ, अभी आपसे सवाल होगा, आपने फिर बताना है उसका जवाब। अच्छा, अब इसमें देखें 3 तरह की असेसमेंट है। बच्चों को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान उस्ताद ना सवाल जवाब करता है। पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान जितने भी सवाल किए जाते हैं ना, उनका मकसद एक ही होता है। वो मकसद ये होता है टू मेक द लर्निंग बेनिफिशियल, टू मेक द टीचिंग लर्निंग बेनिफिशियल फॉर द लर्नर्स, कि यानी बच्चा अंडरस्टैंड कर जाए चीज़ को, बस उसको समझ आ जाए कि उसको क्या पढ़ाया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग जितनी भी तरह की असेसमेंट की जाती है, ठीक है। तो ऐसी असेसमेंट जो बिफोर या ड्यूरिंग की जाए, उसका पर्पस क्या होता है, टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग। इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग को बेहतर करने के लिए। फॉर का मतलब है के लिए, तो लर्निंग को बेहतर करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग। कब की जाती है, बिफोर और ड्यूरिंग। क्यों की जाती है, इम्प्रूव टीचिंग। एग्जाम्पल इसकी क्या है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। अभी ये हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अगली किसी स्लाइड में। अब एक टीचर है, उसने पढ़ा लिया, सारा टॉपिक पढ़ा लिया। पढ़ाने के बाद वो एंड पे सवाल करता है, जाते हुए आखिरी 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है, या फिर दिसंबर टेस्ट लेता है या फाइनल एग्ज़ाम लेता है। तो उस वक़्त उसका मकसद क्या होता है, बिफोर या ड्यूरिंग तो यही होता है कि जहाँ से समझ नहीं आ रही पता चल जाए। जी शाबाश। सर टीचर ये देखना चाहता है कि हम किस हद तक समझ चुके हैं, यानी बच्चों ने क्या कुछ अचीव किया है।
जी सर। यही मकसद होता है ना अचीवमेंट, कि कितना कुछ अचीव किया उन्होंने, एक्वायर कितना कुछ कर लिया है, या आप कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस सर। क्या रही है, यही मकसद होता है ना। तो ये जो यस सर। जो बिफोर या ड्यूरिंग हम असेसमेंट करते हैं वो तो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो एंड पे हम करते हैं ना उसका मकसद ये होता है, ये हमेशा एंड पे की जाती है, और इसका मकसद होता है टू डिमॉन्स्ट्रेट या टू डिटरमिन द अचीवमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स, कि बच्चे की अचीवमेंट या परफॉर्मेंस क्या है। पोर्टफोलियो, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरियन रेफरेंस, ये सारी आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमेशा अब एंड पे जो की जाती हैं उनका मकसद ये होता है अचीवमेंट को, परफॉर्मेंस को, बच्चे की जो सक्सेस है, कितना कुछ उसने एक्वायर किया उसको डिटरमिन करना। इसका फोकस लर्निंग को बेहतर करना नहीं होता, बल्कि जजमेंट होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी नोट किया होगा कि टीचर तो बिफोर भी कर रहा है, ड्यूरिंग भी कर रहा है, तो इन दोनों को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। आफ्टर कर रहा है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। एक और काम भी होता है हमारी क्लासरूम्स के अंदर, वो ये होता है कि उस्ताद ने काम दिया, बच्चों ने आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। कुछ मेरे जैसे नालायक भी होते हैं जो खुद से खुद सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब क्या है, आंखें बंद करके माइंड में उसको क्या करते हैं, रील चला देता है बंदा, उसको रिवाइज हम करते हैं। ये होती है सेल्फ असेसमेंट, एक बंदा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है, अंदर झांक रहा है। एक ये है कि वो साथ वाले अपने पीयर से, क्लासमेट से कहता है कि यार मिस्टर XYZ आप मेरे से सुनो, मैं आपसे सुनता हूँ। क्या ऐसा होता है? ये सर होता ही। जी इसको यस कहते सर, हैं, इसका होता है। हाँ, इसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट सर एज जी। लर्निंग इसको सर। कहा जाता है। जी जी सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ। हाँ हाँ सर अगर हम इस तरह करें कि हम पहले टेस्ट दे देते हैं, उसमें हमारे मार्क्स आ जाते हैं 20, हाँ इसके बाद हम दूसरा टेस्ट देते हैं, उसमें हमारे नंबर आते हैं 25, तो हाँ इसको भी हम इसमें शुमार कर सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया ना, इसको कहते हैं इप्सिटिव असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इप्सिटिव असेसमेंट। इप्सिटिव असेसमेंट ये होती है जो आपने बात किया, ये डेफिनेशन है इप्सिटिव असेसमेंट की, कि मिस्टर एक्स के मार्क्स आए हैं एक टेस्ट के अंदर 20 में से 18, अगली दफ़ा उसके आ गए हैं 16 20 में से। अब वो परेशान है कि जी मेरे पहले टेस्ट में 20 थे, इसमें 18 हैं, क्यों कम आए हैं। तो जब एक बच्चा अपनी प्रीवियस और करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, खुद ही कर रहा होता है, अपने ही दिल में सोच रहा होता है, इसको इप्सिटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की समझ आ गई, ऑफ लर्निंग की भी आ गई। अब एज लर्निंग है कि बच्चा खुद करता है सेल्फ असेसमेंट, या उसका पीयर करता है पीयर असेसमेंट। ये कल भी हमने पढ़ा था, पीरागोजी के अंदर मैंने पढ़ाया था पीयर अप्रेजल, आप लोगों को याद हो तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी। तो ये उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, वही सारी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ असेसमेंट और एवेलुएशन। असेसमेंट या एवेलुएशन की टाइप्स कितनी होती हैं? 4 टाइप्स होती हैं असेसमेंट या एवेलुएशन की। ठीक है। KPSC के पेपर में 2 सवाल इस स्लाइड में से थे। KPSC के पेपर में 2 सवाल जो है ना इस स्लाइड में थे, डायग्नोस्टिक और समेटिव। आई थिंक सो 2 थे, एक तो मुझे याद, आई थिंक ये भी था। अच्छा, बहरहाल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवेलुएशन। सर 3। अच्छा, ये इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। फॉर्मेटिव भी था। यस सर। अच्छा, ये बहरहाल लाजमी सवाल आता है, ये इन 3 डेफिनेशंस आप देख लें तो इनसे लाजमी सवाल आता है। यही था कि यहाँ पे था, ये उसकी स्टेटमेंट थी, इट इज़ डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू चेक द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की ये डेफिनेशन पूछी गई थी। बहरहाल 4 टाइप्स होती हैं जी असेसमेंट या एवेलुएशन की। प्लेसमेंट, सबसे पहले प्लेसमेंट किसको कहते हैं? अब आपने ना जी अपने बच्चों को एक गवर्नमेंट स्कूल से निकाला या प्राइवेट स्कूल से निकाला, आप जाते हैं किसी अच्छे सरकारी इदारे में या अच्छे प्राइवेट इदारे में, वो आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं जिस क्लास में आप उनका को कहते हैं, या सर्टिफिकेट जिस क्लास का लेके जाते हैं। जी बताइए क्या करते नहीं, पहले सेल्फ नो सर। कंडक्ट होता है। पहले टेस्ट सर वो देना टेस्ट पड़ता है। लेते हैं, टेस्ट के बाद भेजते हैं। लिया जाता है। उस टेस्ट का नाम होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। उस टेस्ट का नाम क्या होता है? और वो पहले बच्चे टेस्ट लेते हैं। यस, उसी टेस्ट को हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। इट इज़ एट द स्टार्ट और बिफोर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की के स्टार्ट में।
अच्छा, इसी तरह जब हम लेसन की लेक्चर की बात करेंगे ना, तो उसको रेडीनेस असेसमेंट या प्लेसमेंट असेसमेंट हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों से सवाल जवाब करते हैं उनका प्रीवियस नॉलेज जज करने के लिए, और उनके प्रीवियस नॉलेज को, एक मिनट, उनके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करने के लिए जो है ना वो हम सवाल करते हैं, वो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। अच्छा, एक क्या सवाल कर रही थी आप, पूछें अब। सर एंट्री टेस्ट इसी में आता है? एंट्री टेस्ट, हाँ, एंट्री टेस्ट जो है आपकी अभी ये जो पीपीएससी टेस्ट लेगा, केपीएससी, एफपीएससी, सिंध पब्लिक सब, ये सारे के सारे प्लेसमेंट टेस्ट कहलाते हैं। इस तरह एम कैट, ई कैट का इम्तिहान भी प्लेसमेंट के अंदर आता है, ठीक है। एनटीएस का पेपर भी या आईबीए का जो एसटीएस का पेपर है, सीबा टेस्ट है, वो सारे के सारे टेस्ट ये प्लेसमेंट असेसमेंट में आते हैं। जो किसी भी प्रोग्राम, कोर्स, डिग्री, जॉब के ऑफ़र करने से पहले जो टेस्ट लिया जाता है वो सारे के सारे प्लेसमेंट कहलाते हैं। अच्छा, इसी तरह टीचिंग करने से पहले, पढ़ाने से पहले बच्चे से टीचर सवाल जवाब करता है कि वो कितना कुछ जानता है, और उस प्रीवियस को न्यू के साथ लिंक करता है टीचर। अब यहाँ पे देखें, दूसरी इम्पोर्टेंट टाइप है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सवाल ये है कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, कल आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा, तो उसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर किसी को सही नज़र नहीं आता, किसी को सही सुनाई नहीं देता, किसी कोई सही बोल नहीं सकता, कोई सही लिख नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे आने वाली नस्लों को महफूज रखे, आमीन। तो अब फ़र्ज़ करेंगे 2-4 बच्चे हैं ऐसे। अब उस्ताद आता है, वो शुरू हो जाता है आते ही पढ़ाना, पहले ही दिन नई क्लास है, उसने जनाब वाला जो है सलाम दुआ की और किताब उठाई और शुरू हो गया। आधा घंटा लेक्चर झाड़ा, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद वो एक बच्चे से कहता है कि वो मिस्टर XYZ आप खड़े हो जाओ, तो ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? तो मिस्टर XYZ जो है ना वो कहता है सर मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किसका कसूर है, बच्चे का या उस्ताद का? उस्ताद का, टीचर का। पैडागोजी ये कहती है, टीचिंग स्किल्स ये कहती हैं, टीचिंग प्रोफेशन ये कहता है कि जब आप नया कोर्स या प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले बच्चों की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या मेडिकल प्रॉब्लम्स या लर्निंग लिमिट्स, ये सारे सिनोनिम्स हैं। यानी किसी भी बच्चे का कोई भी मेडिकल इशू, वो पहले आप चेक कर लें, उसके बाद आप टीचिंग स्टार्ट करें। ये ना हो कि आधा महीना गुजर जाए, आधा कोर्स गुजर जाए, आपको फिर पता चले कि आपकी क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको आप की आवाज़ पीछे जाती नहीं थी, या जाती थी तो वो ऊंचा सुनते, उनको सुनाई नहीं देता। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। टीचिंग से पहले, ये सवाल आया हुआ था पेपर में कि टीचिंग से पहले बच्चों की परमानेंट लर्निंग, अब ये परमानेंट प्रॉब्लम है ना, एक बच्चे को विजन का प्रॉब्लम है, बोर्ड पे उसको नहीं नज़र आता, उसको टीचर आगे बिठा चले, कुछ ना कुछ तो उसको गुजारा हो जाएगा ना। तो इनको इन परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इनको क्या करने के लिए, इनके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है बस। तो ये है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसी तरह बिल्कुल इसकी मिसाल आप यूँ लें कि बंदे को कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर डायरेक्ट दवाई नहीं लिखेगा, पहले वो चेक करेगा कि उसको मसला क्या है, डायग्नोज करेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। तो इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेक्चर शुरू करने से लेकर लेक्चर एंड करने तक, आखिरी वर्ड बोलने तक जितने भी सवाल जवाब होते हैं इनको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो भी सवाल टीचर करता है इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, और इसका पर्पज़ क्या होता है, इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है ये सबमेटिव असेसमेंट। उसके बाद ये एंड पे सब कुछ पढ़ाने के बाद जो टीचर सवाल करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सबमेटिव असेसमेंट। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ द सेशन, ये हमारी क्या कहलाती है, सबमेटिव असेसमेंट। ये 4 टाइप्स होती हैं जी इसकी। देन है जी फेजेस ऑफ इवेलुएशन। अब देखें हमने किसी भी चीज़ को असेस या इवेलुएट करना, टीचिंग के कितने फेजेस पढ़े हैं कल आपने? शाबाश, कौन बताएगा? कल पढ़ा है मैंने, कौन कौन से? जी 3 फेजेस, 3 पढ़े। वो 3 तो सर हमने 3 फेज पढ़े थे, प्री फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट फेज। वेरी गुड सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप शेर हैं, बाकी सारे जो है ना रिएक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। अब क्या फ़ायदा, अब तो उन्होंने बता दिया ना, अब सुन के बताया होगा। तो प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये इसी तरह जैसे टीचिंग के 3 फेज़ हैं, इसी तरह असेसमेंट या एवेलुएशन के 3 हैं। आपका माइक बंद हो गया।
अच्छा जी, अब मेरा माइक ऑन हो गया होगा। अच्छा, जिस तरह मैं कह रहा था कि एवेलुएशन के टीचिंग के 3 फेजेज़ हैं, इस तरह एवेलुएशन के भी 3 फेज़ हैं, प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फेज़। प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह का टेस्ट हमें चाहिए, ठीक है, यानी कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं तो MCQ बनाएं, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, कौन सा बनाना है। तो इसमें प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि सिचुएशनल एनालिसिस क्या चीज़ हमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग फ़ेज़ है। प्रोसेस फ़ेज़, इसमें हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। प्रोडक्ट फ़ेज़ के अंदर हम उसकी स्कोरिंग या मार्किंग करते हैं, रिज़ल्ट की इंटरप्रटेशन करते हैं। तो 3 फेजेज़ होते हैं, प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फ़ेज़। अच्छा, आप में से कोई मुझे जो है ना प्रोसेस और प्रोडक्ट असेसमेंट का डिफरेंस बता सकता है बगैर देखे स्लाइड्स को? शाबाश, अपनी समझ के मुताबिक आपका ज़हन क्या कहता है कि प्रोसेस असेसमेंट और प्रोडक्ट असेसमेंट क्या होगी? शाबाश जी। वो जारी होता है और प्रोडक्ट जो उसके बाद होता है। प्रोसेस का होगा कि हम प्लान वगैरह करते होंगे उसमें कि कैसे हमने असेसमेंट वगैरह करनी है, और फिर जो प्रोडक्ट होगी वो रिजल्ट या वैल्यूएशन वगैरह जो होगा वो होगी। प्रोसेस में यही होगा कि ड्यूरिंग, हाँ, ड्यूरिंग, स्टेप बाय स्टेप जो असेसमेंट वो होगा, उसमें प्रोसेस में होगा। जो लास्ट में यानी बिल्कुल लास्ट में जो कंडक्ट करेंगे वो उसका प्रोडक्ट होगा। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है कि जब आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं उस दौरान होगा और ये अभी आप बड़े माशाल्लाह लाइक हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, सबको साथ लेके मैंने चलना है। मैंने अगला सवाल यही पूछना था जो आपने पहले बता दिया। अल्लाह ताला आपको हज पे ले जाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस बता रहे थे कि जब आप मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब मैं जो आपसे जितने भी सवाल पूछ रहा हूँ ये मेरी प्रोसेस असेसमेंट है, लेकिन आपको पोस्ट टेस्ट, आपको पता है कि क्लास एंड होगी, आधे घंटे के बाद पोस्ट टेस्ट आ जाएगा, वो प्रोडक्ट असेसमेंट होगी। प्रोसेस ड्यूरिंग होती है और प्रोडक्ट एंड पे होती है। प्रोसेस में हम करंट परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि इसमें कहाँ कमी बेशी है तो उसको ठीक कर लिया जाए, तो ये प्रोसेस होती है। प्रोडक्ट के अंदर इवेलुएशन की जाती है, फाइनल रिजल्ट दिए जाते हैं, पास फेल किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं। अब आप में से इनमें से आप में से कोई इनमें ये फ़र्क बता सकता है कि इनमें फॉर्मेटिव कौन सी होगी और समेटिव कौन सी होगी? शाबाश। फॉर्मेटिव हमारे पास समेटिव जो है वो प्रोडक्ट। अब तो सारे लाइक हो गए प्रोडक्ट। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, बहुत। इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपने पहले से पढ़े हुए हैं, आते हैं आपको, माशाल्लाह। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो सर ये बताने वाली थी जी जी। जब आपने प्रोसेस असेसमेंट के बारे में पूछा था, डेफिनेशन के बारे में, मैं तभी एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिलता, सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप बता दें, चलें आप बता दें, हम सुनने को तैयार हैं, बताएं। नहीं सर, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। प्रोसेस असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव और जो प्रोडक्ट असेसमेंट है वो थैंक यू। अच्छा देखें, पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, अगले टॉपिक पे। ये सवाल है जो अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में तो किसी हद तक चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। ये क्या होती है अभी समझ आएगा ये आपको। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये अलग अलग फ़ाइलें पड़ी हैं, फ़ाइल 1 2 3 4 इस तरह पड़ी, इस ट्रे के अंदर, इधर इसमें भी पड़ी हैं, ठीक है, 10-20 फाइल्स पड़ी हैं आपके पास ना। हमारे यहाँ EC स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, तो अब हैं सिंध और KP के अंदर भी हैं, तो वहाँ पे हर बच्चे की फ़ाइल अलग अलग बनाई जाती है। पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली एक बच्चे की पूरे एकेडमिक ईयर में जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने जनाब वाला ये किया है कि
टीचर ने उसको कोई होमवर्क दिया है, उसने कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाई है, टीचर ने उसकी उस पेंटिंग वाली जो पेज है उसको, उसकी फ़ाइल, हर एक बच्चे की अलग अलग फ़ाइल होगी, नाम लिखा होगा, क्लास लिखी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर वो परफॉर्मेंस जो भी होगी उसकी रखते जाएंगे। अच्छा, स्कूल के अंदर दौड़ का मुकाबला हुआ है तो उस बच्चे ने पोजीशन ली, उसका सर्टिफिकेट उस फाइल के अंदर, ठीक हो गया। क्विज़ कंपटीशन है, उसकी परफॉर्मेंस उस फाइल के अंदर, होमवर्क दिया उसकी परफॉर्मेंस उधर, क्लास वर्क टेस्ट लिया तो क्लास टेस्ट के रिज़ल्ट या उसकी आंसर शीट उसी फाइल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के अंदर जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस हो रही है ना, उस सारी परफॉर्मेंस को कलेक्ट किया जा रहा है और एक फ़ाइल के अंदर हर बच्चे की अलग अलग फ़ाइल पड़ी है, उसके अंदर रखा जा रहा है। इसको कहते हैं बच्चे का पोर्टफोलियो, पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इससे पता चलता है कि बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, वो किस तरह से चीज़ें सीख रहा है, और दूसरा ये है कि वो किस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। कोई राइटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई स्पीकिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, एक यहाँ से पोर्टफोलियो असेसमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जाना चाहता हूँ। ये दो तरह की ना असेसमेंट होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल असेसमेंट और एक होती है अथेंटिक असेसमेंट। ट्रेडिशनल असेसमेंट ये है कि आपने बच्चों को चीज़ें पढ़ा दी और उन्हें कहा कि आप इसको याद करें, उन्होंने रट्टा लगाया, आपने उन्हें सुना और उसको मार्क्स दे दिए। ये क्या कहलाती है? ट्रेडिशनल असेसमेंट कहलाती है। ये कन्वेंशनल मेथड है, रवाजी तरीका है, ठीक है, जिसमें बच्चों की हम जो नॉलेज स्किल्स है वो उनसे लिखवा के हम जज करते हैं, जैसे MCQs, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये बच्चों को दिए जाते हैं। माइक किसी का ऑन है, चेक कर लें। तो ये बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये होती है ट्रेडिशनल असेसमेंट, इस जिससे मैं और आप हमने अपना पूरा जो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और आगे जितने भी इम्तिहानात हमने दिए हैं, इसी ट्रेडिशनल असेसमेंट के थ्रू ही हमने डिग्रीज़ एक्वायर की हुई हैं। एक इसके बरक्स होती है अथेंटिक असेसमेंट, ये मॉडर्न है, न्यू टर्म है, ठीक है। इसको अल्टरनेटिव, कम्प्रीहेंसिव, परफॉर्मेंस असेसमेंट, इनकी 4 नाम है, अथेंटिक, अल्टरनेटिव, कम्प्रीहेंसिव या परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें बच्चे को कोई रियल वर्ल्ड टास्क कराया जाता है। सवाल यानी ये होता है कि ये फ़लाँ एक्सपेरिमेंट या फ़लाँ टास्क करके दिखाएं। तब जब बच्चा उसको कर देता है तो देन उसको क्या मिलता है? उसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल में बच्चे ने ज़बानी लिखना होता है बस, ठीक है, तहरीर लिख देनी। अथेंटिक के अंदर उसने परफॉर्मेंस भी दिखानी है, उसको करके भी दिखाना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का सिलसिला होता है जी, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर होती है। फिर लर्निंग बाय डूइंग तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लर्निंग और असेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यूं कह सकते हैं कि असेसमेंट बाय डूइंग, ठीक है, असेसमेंट बाय डूइंग। जी, कल का टाइम टेबल सर आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, आज वाला ख़त्म हो जाए फिर कल का बता दें। ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो आप ग्रुप में ऐड है? जी हाँ, ग्रुप में ऐड हूँ सर मैं। वाह अल्लाह के बंदे, तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। टाइम कल भी 3 बजे था, आज 3:30 था, जुमा की वजह से कल देख लेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि पोर्टफोलियो में बच्चे की परफॉर्मेंस रखी गई है। अब एक टीचर एंड ऑफ द ईयर इसको उठा के इसमें से बच्चे को पास फेल करना चाहे तो ये कौन सी असेसमेंट होगी, ट्रेडिशनल या अथेंटिक? शाबाश सर, अथेंटिक होगी। हाँ बिल्कुल, यही बात लिखी हुई है। ट्रेडिशनल कैसे होगी अल्लाह की बंदी। अब पोर्टफोलियो इज एन, माइक ऑफ करें। पोर्टफोलियो इज एन अथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट फ्रॉम स्टूडेंट वर्क दैट स्टूडेंट डू टुगेदर विद देयर टीचर्स। स्टूडेंट अपने टीचर के साथ या अकेले करते हैं। तो अब इससे बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों अचीव होते हैं, जो ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन है। तो पोर्टफोलियो जो है ना, ये क्या है भाई? अथेंटिक असेसमेंट है। अब सवाल एक और है बड़ा मज़ेदार, और ये पेपर में पूछा भी गया है। सवाल ये है कि माइक किसी का ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर दें। अब बार बार बंदा कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मोहम्मद उज़ैर साहब काइंडली माइक ऑफ रखें सर, मेहरबानी करें। अच्छा, सवाल ये था कि हमने पढ़ा असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब पहले मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, ठीक है,
आपने उसको अंडरस्टैंड करके फिर आंसर करना है। सिचुएशन ये है कि पोर्टफोलियो में यूँ हम करते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है, साथ साथ बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करके उसका रिकॉर्ड रख रहा है कहाँ, उसकी फ़ाइल के अंदर। अब साल गुजरता है, साल के बाद वो उन्हीं फाइल्स को दोबारा अपने सामने रख के उसकी बेस पे बच्चे को पास या फेल करता है। अब मुझे बताएं कि पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुई, फॉर लर्निंग हुई, या दोनों ही होंगी? शाबाश। सर दोनों ही। असेसमेंट शाबाश, सोच के बताएं। सर ऑफ सर दोनों होंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, सोचें सोचें सोचें, खोलें खिड़कियां दिमाग की। जिस तरह सर जिस तरह काम कर रहे होते क्या असेसमेंट कर रहे होते तो लास्ट में देखा तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा फिर। चलें चलें, ठीक है जी, ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलें ठीक है, ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। पोर्टफोलियो दोनों कैटेगरीज में आता है, ठीक है। कैसे? साल के दौरान असेसमेंट कर रहा है टीचर, चेक कर रहा है ना कि ये बहुत अच्छी चीज़ है तो पोर्टफोलियो के अंदर रख रहा है। ऊपर अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़े, पर्पसफुल कलेक्शन, ये नहीं है कि उसने अलिफ लिखी तो पेज पे अलिफ लिखी तो वो उसकी फ़ाइल में, तो इस तरह तो साल की को 500 फाइल 700 उसके पेजेस बन जाएंगे, कैसे चेक करेगा वो? पर्पसफुल कलेक्शन, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो रखेगा यहाँ पे। अब वो साफ ज़रा असेस करके रखेगा ना कि ये अच्छी है या नहीं है, तो ये तो हो गई असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसी की बेस पे वो एंड ऑफ द ईयर अगर वो करेगा कि पास फेल, तो ये फिर क्या कहलाएगी? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत है, और ये सवाल पेपर में आया भी था। तो इससे बच्चे की परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है, स्टूडेंट की अचीवमेंट के वो कहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो से हमें ये पता चलता है। अच्छा, उसके बाद है जी असेसमेंट बाय पर्पस। ये हम जब असेसमेंट को डिवाइड करते हैं ना, दो कैटेगरीज में हम इस में डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टेस्ट की ना दो टाइप्स होती हैं, बाय मेथड एंड बाय पर्पस। बाय मेथड जो है ना वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होता है, बाय पर्पस स्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। ये कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं, सिर्फ ये चूँकि डेमो था, तो बाकी रेगुलर सेशन में हम इंशाल्लाह एक सीक्वेंस में चलेंगे। अब दो टेस्ट हैं, एक टेस्ट है कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और एक टेस्ट है कि उस पर बाकायदा कमीशन बना हुआ है, 7-8 लोग बैठे हैं, उनको कंटेंट भी पता है, उनको ऑब्जेक्टिव भी पता है, उन ऑब्जेक्टिव को देख देख के बना रहे हैं। तो मेरा टेस्ट अच्छा होगा या उस कमीशन का जो वहाँ पे बैठ के हर एक चीज़ को क्वांटिफाई करके हर एक चीज़ की रेलिवेंसी चेक करके बना रहे हैं? जी सर कमीशन वाला बेहतर होगा। क्या होगा? यही फ़र्क होता है, यस यही फ़र्क होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट का। जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जो मैंने बनाया, एक टीचर मेड टेस्ट इसलिए इसको कहा जाता है, ये टीचर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना देता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर सवाल दिया, बच्चों ने कहा नहीं सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, वो चेंज भी कर लेता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, टीचर ने एक्सपेरिमेंट या चेकिंग नहीं की होती, इसको टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। ये कम वैलिड और कम रिलायबल होते हैं। वैलिडिटी कहते हैं किसी चीज़ की एक्यूरेसी को, जिस मकसद के लिए कोई चीज़ बनाई गई है, ठीक है, उसी मकसद को वो पूरा करे तो वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी या रिपीटेडनेस को कहते हैं। तो ये दोनों जो है ना सवाल पेपर में पूछे गए हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी का। अच्छा, अब जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो इसका पर्पस लिमिटेड है, ये लेस एक्यूरेट होता है, इसके कंटेंट स्टैंडर्डाइज नहीं होते, ठीक है, और इसकी कोई नॉर्म्स यानी कोई स्पेसिफिक इसके स्टेप्स या रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। इसके बरक्स जो कमीशन का हमने एक एग्जांपल दी, तो वो टेस्ट एक्सपर्ट बनाते हैं, तो इसलिए वो इनफ्लेक्सिबल है। कभी आपने ऐसा देखा हो कि बोर्ड का पेपर 10वीं या 12वीं जमात का बन के आया हो और पेपर के दौरान बोर्ड वालों ने कहा ये नहीं तो ये इस सवाल को स्किप करके ये सवाल लिख दें? कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, नो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, बैलेंस, वैलिड और रिलायबल होते हैं। इनका पर्पस वाइड होता है, ये एक्यूरेट होते हैं, कंटेंट स्टैंडर्डाइज है, यानी पूरी बुक से इन्होंने रैंडमली क्वेश्चन लिए होते हैं, सारे करिकुलम को ये कवर करते हैं, इसके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं। इसमें हर आइटम से मुराद क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को प्रॉपर चेक करके फिर टेस्ट बनाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ है जी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अच्छा, एक बच्चा है, ये रॉबर्ट ग्लेजर ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। आपने कभी नोट किया हो कि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ हो,
और आपने अपना एक्सपीरियंस, आपको याद होगा, आप ग्रेड 1 से लेकर अब तक आप पढ़ते रहे, आपने जो है ना वो घर जाके बताया हो कि मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो यानी फ़र्ज़ करें कि मेरे 95% मार्क्स हैं, तो घर में से ये भी सवाल अक्सर होता है कि क्लास में तुम्हारी कौन सी पोजीशन है, ये सवाल हम करते हैं। यस सर। जी। ऐसे है ना। एक सवाल तो अच्छा, एक बच्चा कहता है, मैं ना एक दफ़ा, चूँकि मैं एक अच्छा स्पीकर भी था, मैं स्पीचेस वगैरह डिबेट में हिस्सा लेता था, तो एक दफ़ा ना माइक प्लीज़ ऑफ कर दिया करें सर, बड़ी मुझे तो इरिटेशन होती है इस चीज़ से। अच्छा, एक दफ़ा ना हमारे एक जगह पे कोई साथ एक गांव है, वहाँ पे ना एक एनजीओ थी, तो उन्होंने कोई फंक्शन अरेंज कराया, तो वहाँ पे मतलब पॉलिटिशियंस भी थे और बड़ी आवाम थी वहाँ पे, काफ़ी चकूक के लोग इकट्ठे थे। चक आप में से बहुत से लोग जानते हैं, पंजाब वाले तो जानते हैं, दूसरे सूबों वाले नहीं जानते होंगे। बहरहाल गाँव को हम जो है ना वो नंबर की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। अब वो जो मुख्तलिफ़ गाँव के लोग वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे मुझे स्पीच के लिए, मैं 9वीं जमात में पढ़ता था, तो उस गांव के जो टीचर थे ना चूँकि मैं अच्छी स्पीच कर लेता था, उन्होंने मुझे बुलाया। अब मैं वहाँ गया तो मेरी वहाँ पे सेकंड पोजीशन आई स्पीच में। शाम को घर आया, मैं घर आके अब्बू को बताया कि ये मुझे प्राइज़ मिला है, मेरी सेकंड पोजीशन थी। आगे से अब्बू ने सवाल किया कि वहाँ पे कितने लोग थे जिन्होंने स्पीच की, मैंने कहा 2 लोग। कहते आपकी पोजीशन फिर सेकंड थी, मैंने कहा जी हाँ। कहते बड़ा नोबल प्राइज़ विन करके आए हो माशाल्लाह, 2 लोग थे और आपकी दूसरी। ये होता है कि वालिदैन या फैमिली मेम्बर ये सवाल करते हैं कि भाई सेकंड तो है, लेकिन आपके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज में बताओ कितने हैं। परसेंटेज खुश होकर बताओगे 94 है, तो कहेंगे क्लास में कौन सी पोजीशन है, 5वीं है। मज़ा नहीं आया। कम से कम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में कोई पोजीशन तो अल्लाह के बंदे या बंदी होनी चाहिए थी। जब आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस को क्लास के बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये दोनों पेपर में आए थे, ये जो अभी केपी ने पेपर लिया है, पंजाब के पेपर में कई दफ़ा सवाल आ चुका है। कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर, बाकी बच्चों के साथ परफॉर्मेंस को। इसमें कंपेयर हम इंडिविजुअल के साथ करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव करते हैं कि क्लास में ये कहाँ पे मौजूद है, परसेंटाइल रैंक ये कहाँ पे मौजूद है, इससे पीछे कितने बच्चे मौजूद हैं या इससे आगे कितने मौजूद हैं, ये परसेंटाइल होता है। मिसाल के तौर पर मैं तीसरे नंबर पे हूँ, 20 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, तो हम परसेंटाइल क्या बनेगा कि 2 ऊपर हैं और 17 जो है ना वो नीचे हैं, तो परसेंटाइल रैंक ये होता है। तो इससे जो है ना वो बच्चों को हम रैंक करते हैं, रैंकिंग का पता चलता है। इसके बरक्स जो दूसरा है ना जी, वो है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस को किसी सेट स्टैंडर्ड के साथ हम जो है ना वो कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर 60%, 80%, या मिसाल के तौर पर इतने परसेंट ये टास्क इस बच्चे को आता या नहीं आता, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसी क्राइटेरिया के साथ जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बच्चे ने वो नॉलेज कितने परसेंट गेन किया है, 50%, 40%, 90%, 98%, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे ने किसी भी स्किल को कितना सीखा है, कितना मास्टर हो चुका है वो उस चीज़ का जो उसको पढ़ाई गई है। ये नहीं देखा जाता उसके साथ के बाकी बच्चों ने कितना किया या नहीं किया, उससे कितने बच्चे आगे पीछे हैं, नहीं, इस बच्चे स्पेसिफिक बच्चे ने कितना उस काम को सीखा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, CRT, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टॉपिक को समझने के साथ हम बच्चे की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है जी। सर तो इसमें जो न्यू टेस्ट के जो रिजल्ट आता है वो पिछले वाले टेस्ट के साथ किया जाता है? नहीं, इसमें करंट परफॉर्मेंस को देखा जाता है, वो और चीज़ है। वो आपको मैंने इप्सिटिव का बताया है, वो इप्सिटिव होती है न्यू और करंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। अच्छा, आपने ना आपके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन है, आप यानी कोई खाना बनाना चाहते हैं, कोई 5-7 लोगों का, आप प्रॉपर उनको फ़ोन पे या वैसे इनविटेशन देते हैं, ठीक है, और खाना बनाते हैं, अच्छा सा खाना बनाते हैं।
दूसरा ये है कि कुछ दिन के बाद ना जी आपके घर में अचानक जो है ना कुछ वही मेहमान दोबारा आ जाते हैं, तो अब या फिर वो जा रहे हैं बाहर गली से गुजर रहे हैं या आपके गांव से या आपके मोहल्ले, आप उन्हें कहते हैं आए खाना खा लें। इनमें से कौन सी इनविटेशन पहले वाली फॉर्मल होगी या दूसरे वाली फॉर्मल होगी? शाबाश। पहली वाली फॉर्मल। मेडिटेशन। मेरे जैसे जो गेस्ट होते हैं ना, तो उनको ज़रा सा कोई कह देना इनफॉर्मल भी, तो वो भी फार्मल बन के भाग पड़ते हैं कि अच्छा चलें, वो कह रहा है तो चलें जी, बड़े खलूस से कह रहा है। तो इसी तरह जब आपका उस्ताद क्या करता है क्लास के अंदर, बाकायदा अनाउंस करता है कि बेटा उर्दू का सब्जेक्ट है, ग्रेड 5th है, चैप्टर नंबर 1 से 3 तक, 1 जून को आपका टेस्ट होगा, 1 महीना हम पहले बता रहे हैं, ठीक है, इतने मार्क्स का टेस्ट होगा ये, ठीक है। अच्छा, इसी एक और टीचर है, वो क्या करता है, वो आज क्लास में उसने कहा बच्चों लाइनें बना लें, ठीक है, मैंने आपका टेस्ट लेना है। अब इन दोनों में से जो मैंने अब एग्जांपल दिया, कौन सा फॉर्मल होगा कौन सा इनफॉर्मल होगा? शाबाश। पहले वाला फॉर्मल होगा क्योंकि पहले जो फॉर्मल बस और जो दूसरा। मैं ना जी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन मज़ीद नहीं दे रहा, आप माशाल्लाह समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बच्चा है, माइक ऑफ प्लीज़। एक बच्चा है कि वो ना उसको कोई प्रॉब्लम है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अब उससे हमने टेस्ट लेना है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिख नहीं सकता, अब हमने उससे टेस्ट लेना है, ठीक है। तो उस अनपढ़ बंदे से हम क्या ऐसे लिखवाएंगे, या फिर उसको कोई इस तरह की कोई पिक्चर देंगे कि उसे कहेंगे कि इसमें से दुरुस्त का इंतखाब करो, कोई पैटर्न दे देंगे, ठीक है, कौन सा बॉक्स बड़ा, हाँ पैटर्न या पिक्चर, कौन सा बॉक्स बड़ा है, कौन सी एरो छोटी है, इस तरह के सवाल। वर्बल असेसमेंट होती है जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ये यूजुअली लिटरेट लोगों के लिए होता है। नॉन वर्बल जो है ना, इसमें हम पिक्चर्स, डायग्राम, इमेज या पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, और ये यूजुअली आम तौर पर इलिटरेट के लिए, जो इलिटरेट होती हैं, एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में फ़र्क है, लिटरेट और इलिटरेट में फ़र्क है, फिर किसी दिन मैं बताऊंगा। तो इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिर इस तरह का नॉन वर्बल टेस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, बस 2 से 4 मिनट मज़ीद हम इंशाल्लाह लेंगे। एक टर्म है जी टेस्ट असेसमेंट और एक है आइटम असेसमेंट, क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में? टेस्ट असेसमेंट मतलब ओवरऑल पूरा टेस्ट होगा ना असेसमेंट, और आइटम असेसमेंट है कि टेस्ट में मौजूद जितने भी आइटम्स हैं उन सब की इंडिविजुअली अलग-अलग जो असेसमेंट करता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। सर आइटम सर यही होगा कि ईच हर जो क्वेश्चन है थे उसी को हम देखते हैं टेस्ट में, पूरे पूरे सवाल। यस, जो एक टेस्ट जी सर टेस्ट में ओवरऑल असेसमेंट आइटम में उसके चारों ऑप्शन, उसका करेक्ट ऑप्शन और डिस्ट्रैक्टर तमाम उसकी असेसमेंट। यस। अच्छा, अब सवाल ये है जी कि एक टेस्ट है, उसमें ना 20 सवाल हैं, हम एज अ होल टेस्ट को देखते हैं कि ये टेस्ट आसान है या मुश्किल है, तो इसको कहते हैं टेस्ट असेसमेंट, ठीक है। वो टेस्ट वैलिड है, रिलायबल है, बैलेंस है या नहीं है। अच्छा, एक टेस्ट है जिसके ना आगे 20 क्वेश्चन है, हम हर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इजी है, रेलिवेंट है, आसान है, मुश्किल है, किस तरह का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइटम असेसमेंट। तो टेस्ट असेसमेंट और आइटम असेसमेंट में दोनों में ये डिफरेंस होता है। टेस्ट असेसमेंट ब्रॉडर टर्म है, आइटम असेसमेंट नैरो टर्म है। अच्छा, ये नहीद अख्तर, इसके बाबा कहाँ हैं आज आपके बच्चे के? आज तो फ्राइडे है, उनको घर होना चाहिए था। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आप जब छोटे थे, तो मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं 7वीं में था आई थिंक, हमारे एक टीचर थे, उर्दू पढ़ाते थे हमें, तो उसने ना एक दिन ऐसे बाई चांस कहा कि मुझे ना तुम्हारे अंदर पायलट ऑफिसर नज़र आता है। मैंने कहा पता नहीं, शायद मैं कोई सच्ची में बहुत कोई महान हस्ती हूँ, पता नहीं इतना कॉम्पिटेंट बंदा हूँ, क्या पता मैं पायलट बन सकता हूँ।
आप यकीन करें कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का स्टूडेंट था, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, तो सेकंड लास्ट सेमेस्टर बीएस ऑनर एग्रीकल्चर में कर रहा था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में ना पायलट ऑफिसर की सीट्स अनाउंस होती हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। फैसलाबाद में टेस्ट था, 104 लड़कों में से सिर्फ 2 या 3 थे जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, उनमें एक मैं भी था। फिर मतलब 5-7 दिन वो इकट्ठे होते रहे, जिनका रिटर्न क्वालिफाई होता रहा, को 20 से 22 के करीब लोग हम बने। इसे फैसलाबाद जो सेंटर है जंग रोड पे, फैसलाबाद वालों ने देखा होगा, तो वहाँ से कोई 20 के करीब लोग थे, तो उनका फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में मैं निकल गया, उनमें से 2-3 मेडिकल में रह गए। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में हम टोटल 4 लोग थे जो उस पूरे सेंटर से आईएसएस भी देने मालीर कैंट कराची गए थे पायलट ऑफिसर का। लंबी कहानी है, मुख्तसर कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से रिकमेंड नहीं हुआ, पता नहीं किस वजह से, अल्लाह जाने। तो मकसद बात करने का ये है कि उस वक़्त मेरे उस्ताद ने मेरे अंदर एप्टीट्यूड देखा था, मेरा फ्यूचर पोटेंशियल, मुझे उससे फूंक मिली कि मैं तो बहुत जहाज़ उड़ा के जाऊँगा और ये करूँगा और पायलट बनूँगा। ख्वाब थे, होते हैं हर किसी के, आपके भी होंगे, अल्लाह ताला अच्छी अच्छी जॉब्स दें, आमीन। ये चीज़ जब एक उस्ताद चेक करता है ना अपने बच्चे के अंदर कि ये बच्चा क्रिकेटर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, स्पीकर बनेगा, पेंटर बनेगा, ये पॉलिटिशियन बनेगा, ये जो है ना वो आर्मी में जाएगा, ठीक है, तो ये सिंगर बनेगा, ये हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनेगा, जो भी बनेगा, ये बच्चे के अंदर हिडन पोटेंशियल को देखना, और उसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है ना उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। टेस्ट यूज फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन और टेस्ट दैट असेस द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो मेरे अंदर खैर वो एप्टीट्यूड नहीं था, मेरे उस्ताद ने पता नहीं शायद बाय द वे बेचारे ने कहा होगा, और मेरे जहन में वो बात अटकी हुई थी कि मैंने 2 बार ट्राई किया था। तो इसको कहते हैं एप्टीट्यूड, यानी आप बच्चे के अंदर उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा फ्यूचर के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें जैसे बहुत सारी ये जो हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेती हैं, एडमिशन टेस्ट की मद में ना, वो आपका चेक करते हैं कि इस फील्ड के अंदर क्या आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो ये फ्यूचर पोटेंशियल देखने के लिए होता है जी। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। एक टेस्ट बनाया जाता है, उसके ना टोटल हैं 20 MCQ और टाइम दिया जाता है 5 मिनट सिर्फ। अब उस टेस्ट को 5 मिनट के अंदर 20 सवालात को, वो अब देखें कितना टाइम बनेगा एक सवाल के लिए। एक सवाल के लिए आपके पास बनेंगे कितने सेकंड जी, 15 सेकंड, आई थिंक 15 सेकंड बचेंगे ना, हाँ 15 सेकंड में आपने सवाल को पढ़ना भी है, समझना भी है, जवाब भी देना है। सपोज करें हम, तो स्पीड टेस्ट 25 नहीं 25 कैसे, 60 सेकंड का मिनट होता है ना, उस हिसाब से देखें, 5 मिनट टाइम है। 15 तो स्पीड टेस्ट जो है ना वो क्या होता है कि आपको टाइम लिमिट दी जाती है, उसमें आपने 15 हाँ उसमें आपने सारे सवालात के सही जवाब देने होते हैं या मैक्सिमम करेक्ट आंसर देने होते हैं। ये स्पीड टेस्ट है, इसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है और जो सवाल होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। एक जैसे से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होंगे, नॉर्मल मीडियम जो है ना उनका डिफ़िकल्टी लेवल होगा, ठीक है, तो सेम डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं। तो ये होता है स्पीड टेस्ट। इसके बरक्स होता है पावर टेस्ट, इसमें आपको टाइम दिया जाता है घंटों, जितना आप लिखना चाहें, जितना टाइम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये पावर टेस्ट। लेकिन इसमें जो सवालात होते हैं ना शुरू में इजी, फिर दरमियान में मुश्किल, फिर एंड वाले बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो इस सीक्वेंस में डिफ़िकल्टी लेवल उनका असेंडिंग ऑर्डर में होता है, वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। इसमें टाइम की जो है ना वो लिमिट नहीं होती जी। पर जिस तरह 3 घंटे का पेपर होता है वो किस में आ जाएगा फिर, पावर टेस्ट में या स्पीड टेस्ट में? बेसिकली वो हमारा फॉर्मल टेस्ट होता है। पावर टेस्ट से मुराद हमारा ये 3 घंटे वाला नहीं है, उसमें आपको 2 सवाल देंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, जितना टाइम आप लिखना चाहते हैं लिखें, आपको टाइम की लिमिट नहीं दी जाएगी। तो इसमें तो टाइम लिमिटेड होता है ना, और इसमें ऑप्टिमम टाइम दिया जाता है। ये जो स्पीड टेस्ट है ना इसमें नॉर्मल से 3-4 गुना कम टाइम दिया जाता है। अब देखिए 15 सेकंड में सवाल बंदा मुश्किल से पढ़ेगा, उसके ऑप्शन देखेगा, लेकिन आपने पढ़ना भी ऑप्शन, यानी आपको एक सवाल 2 दफ़ा पढ़ने की आपके पास कोई स्पेस मौजूद नहीं है। अगर आप कोई सवाल 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो एक सवाल आगे आपका स्किप हो जाएगा, आखिरी सवाल। टाइम लिमिट होता है ना, स्टॉप वॉच जो होती है वो चली होती है इस तरह। जैसे
या आप लोगों में से किसी ने अगर आर्मी एयरफोर्स नेवी का टेस्ट दिया होगा ना, रिटन टेस्ट, तो वो उसमें यही होता है, स्पीड टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें टाइम बहुत कम होता है, 20 सेकंड के लिए एक सवाल शो होता है और 20 सेकंड के बाद आपने जवाब टिक किया या नहीं किया, अगला सवाल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने किया या नहीं किया, अगला सवाल आ जाएगा। तो ये स्पीड टेस्ट होते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड लास्ट हमारा टॉपिक है आज का जी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पोर्टफोलियो रिकॉर्ड पढ़ा था, वो बच्चे का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। बच्चे का जो बिहेवियर रिकॉर्ड है ना, वो जब हम जिस रजिस्टर के अंदर लिखते हैं उसको कंडक्ट रजिस्टर कहते हैं। तो बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी उसकी खूबियाँ खामियाँ हैं वो हम एक रजिस्टर के अंदर अलग लिखते हैं हर बच्चे के लिए। इसको उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। ये बिहेवियर का रिकॉर्ड होता है सिर्फ, इसमें बच्चा जिस तरह का बिहेवियर शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो ऑन रिकॉर्ड जो है लाया जाता है। तो ये था जी आज का हमारा डेमो सेशन। आपका आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल से बहुत सारे लोग इस सेशन के बाद 2-3 सवाल कर रहे थे, वो भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। फ़ीस कितनी होगी? हमारा ये 3 माह का सेशन होगा, मिनिमम 3 मंथ, इससे ज़्यादा हो सकता है कोई 15-20 दिन। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूछ रहे थे कितनी होगी। हमने प्लान किया कि हम 3000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखेंगे विदाउट बुक्स। ठीक है, तो पहले प्लान था कि 5000 हम ऑफ़र करेंगे जिसमें बुक्स भी साथ देंगे। अब जिनके पास बुक्स हैं तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 5000 फ़ीस देने की। अगर कोई लेना चाहे तो अपनी मर्ज़ी से ले लेगा। 3000 फ़ीस होगी 3 मंथ्स के लिए, 3.5 मंथ्स के लिए। अब वो तमाम लोग जो हमारे किसी भी साबिक़ा बैच के स्टूडेंट हैं, हमारे पास सबका रिकॉर्ड होता है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी सिर्फ 1000, ठीक है, पूरे सेशन की। तो कब से हम स्टार्ट करेंगे? इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो कमिंग मंडे से या ट्यूसडे से 3-4 दिन हम गैप दे के इंशाल्लाह ताला सेशन का स्टार्ट करेंगे। तो अब जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं 1 बाय 1। जी प्लीज़। सर जो न्यू स्टूडेंट